नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज से हम क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि वैद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को शुरू कर रहे हैं। साथियों, हम बता देना चाहेंगे कि ये पहला चैप्टर क्लास 12th के फिजिक्स के पार्ट 1 का नींव है, यानी कि उसका बेस है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि आप ये पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं, आप उन्हें अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे ढंग से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको कोई भी चैप्टर्स आसानी से नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग एकदम एक्टिव होकर पूरे एनर्जी के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिससे आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स या टॉपिक होंगे सब आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो साथियों, हम देर न करते हुए इस चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं। तो एक चीज हम ये बता देना चाहेंगे कि ये जो पहला चैप्टर्स है, या हम एक चीज ये बता देना चाहेंगे कि ये जो पहला चैप्टर है या इसके आगे के भी जो चैप्टर्स हैं उस सब के सब वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वैद्युत क्या होता है इसको ही देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो वैद्युत क्या होता है साथियों। वैद्युत विज्ञान की वह शाखा है, वैद्युत विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेशित वस्तुओं के मध्य अभी आवेशित वस्तुएं क्या होती हैं, इसको हम जस्ट इसके बाद वाले पेज पर पढ़ेंगे। हमें पूरा का पूरा उसी पर ध्यान देना, आवेश के बारे में ही। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा आवेश के पहले, क्योंकि ये सब चैप्टर्स वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं, इसलिए थोड़ा हम इसको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आवेश क्या है, आवेशित वस्तुएं क्या हैं, सब आपको समझ में आएगा। ठीक, तो फिर से एक बार हम देखते हैं कि वैद्युत विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेशित वस्तुओं के मध्य होने वाली अन्योन क्रियाओं का मतलब होता है आपसी क्रियाएं। अगर हम दोनों लोग, कोई दो व्यक्ति हैं या आप दो कोई फ्रेंड हो, दोनों लोग मिलकर आपस में कोई भी क्रियाएं, यानी कि कोई गेम खेल रहे हो, यानी कि कोई कभी झगड़ा ही मार कर रहे हो, झगड़ा मार या कोई भी चीजें कर रहे हैं, तो आपसी क्रिया हुआ, उसी को हम विज्ञान में अन्योन क्रिया बोलते हैं, यानी कि म्यूचुअल एक्शंस। ठीक, तो हमने क्या बोला कि वैद्युत विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेशित वस्तुओं के मध्य होने वाली आपसी क्रियाओं यानी कि अन्योन क्रियाओं से होने वाली परिघटनाओं, जब दो आवेशित वस्तुएं आपस में कुछ क्रिया करेंगी तो क्रिया करने के बाद कुछ उनमें घटना हमें देखने को मिलेगा। तो उन्हीं घटनाओं का जिस ब्रांच में या जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को हम वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक, तो साथियों, उम्मीद है कि ये वैद्युत आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझे होंगे तो आगे आप जब आगे आप आवेश ये सब समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ये वैद्युत क्या है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर है वह यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट क्या होता है, यूनिट फर्स्ट क्या है, हम उसे स्थिर विद्युत्की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो साथियों, हम ये भी बता देना चाहेंगे कि जो आपका क्लास 12th का पहला चैप्टर है वह स्थिर विद्युत्की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट है। अभी इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो तीसरा चैप्टर आपका आएगा वह धारा विद्युत का पार्ट होगा। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि स्थिर विद्युत की और धारा विद्युत क्या है। तो साथियों, स्थिर विद्युत की में नाम से ही पता चल रहा है कि स्थिर, क्या दिख रहा है आपको यहाँ, स्थिर। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। यदि कोई चीज रुका है, कोई वस्तु रुका है, गति नहीं कर रहा है, तो उसी को हम स्थिर बोलते हैं। और विद्युत्की का मतलब हुआ आवेश। क्या दोस्तों, आवेश। तो स्थिर विद्युत्की का पूरा मतलब हो गया स्थिर आवेश, यानी कि जब कोई आवेश रुका हो, स्थिर हो, गति न कर रहा हो और उसके बारे में हम स्टडी करें तो उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत्की कहते हैं। क्या साथियों, कि यदि हम रुके हुए आवेश के बारे में स्टडी करें तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्थिर विद्युत्की। ठीक, इसी प्रकार दूसरा यूनिट है आपका, हम दूसरे चैप्टर का बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे यूनिट का। तो दूसरा यूनिट क्या है साथियों, धारा विद्युत, जिसको इंग्लिश में करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो धारा का मतलब होता है कोई चीज जब प्रवाहित हो यानी कि बहे यानी कि गति करे, और विद्युत का मतलब यहाँ आवेश ही होगा। तो धारा विद्युत का मतलब हुआ गतिमान आवेश, यानी कि जब हम गतिमान आवेश के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे हम धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल जो हमारे पहले दो चैप्टर हैं वो हमें
स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत पढ़ने हैं, यानी कि वो दोनों स्थिर विद्युतकी के ही पार्ट हैं। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर आपको पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, वह धारा विद्युत का पार्ट होगा। ठीक, तो हम चलते हैं पहले चैप्टर की ओर। तो पहले चैप्टर का सबसे बेसिक और सबसे पहला हेडिंग है आवेश। क्या साथियों? विद्युत आवेश कहिए, चाहे केवल आवेश बोलिए। तो हम ये देखेंगे कि आवेश क्या होता है। तो साथियों, आवेश को समझने से पहले हम कुछ फंडामेंटल चीजें समझ लेते हैं, क्या होते हैं, जिससे आपको आवेश अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक, तो साथियों, आप अपने दैनिक जीवन में, यानी कि डेली लाइफ में जितने भी वस्तुएं देखते होंगे, कोई भी वस्तु हो, एक किताब हो, कोई मेज हो, पेन ही हो या कपड़े हो, कोई भी चीज हो, वो किसी न किसी पदार्थ से बना होगा। किससे बना होगा साथियों? कोई वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बना होगा। ठीक, अब कोई पदार्थ या तो अणु से बनता है, मतलब अणु क्या है? उसके छोटे कण हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, घर किससे बना होता है? एक ईंटों से। ईंट क्या है? घर का एक छोटा एलिमेंट है या अवयव कह लो, या उसका एक टुकड़ा है, मतलब एक एक ईंटों को मिलाकर घर बनता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कोई वस्तु किससे बना होता है, तो आप बोलेंगे पदार्थ से। ठीक, और पदार्थ किससे बना होता है साथियों? तो पदार्थ बना होता है अणु या सीधे परमाणु से। अणु या सीधे परमाणु का मतलब क्या हुआ कि कुछ तो अणु से बनते हैं या कुछ अणु से न बनकर सीधे परमाणु से बनते हैं। अगर हम बात करें, नहीं समझ में आ रहा होगा कई लोग को, तो हम अगर ये बताएं घर किससे बनता है, तो आप लोग बोलेंगे ईंटों से, कई ईंटों को मिलाकर बनता है। और ईंट किससे बना होता है? मिट्टी से। अगर हम यही देखें, कुछ पुराने घर यानी कि पहले के घर जो होते थे, वो मिट्टी से डायरेक्ट बन जाते थे, यानी कि ईंट से न बनकर डायरेक्टली, यानी कि सीधे किससे बने होते थे? मिट्टी से। तो इसी प्रकार यहाँ भी है कि कुछ पदार्थ अणु से बने होते हैं, या कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि वो डायरेक्ट अणु से न बनकर किससे बने होते हैं? सीधे परमाणु से। ठीक, अब जो परमाणु से बना होगा, तो परमाणु किससे बनेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। या अगर जो परमाणु से न बनकर सीधे किससे बने होंगे? अणु से बने होंगे, तो वह वर्ण अणु किससे बना होगा? परमाणु से। और परमाणु किससे बनते हैं? तीन मूल कणों से। उन मूल कणों को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक, हमने क्या बताया साथियों? उम्मीद है कि आप लोग ये समझे होंगे। फिर से एक बार दिखा देते हैं, यानी कि फिर से एक बार इसको बता देते हैं कि कोई भी वस्तु हो दुनिया का, वो किसी न किसी पदार्थ से बना होगा, और कोई भी पदार्थ हो वो अणु से बना होगा, या कोई पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि जो अणु से न बनकर सीधे परमाणु से बने होते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु अणु से बना है, तो अणु फिर और छोटे टुकड़ों से बना होता है। उन छोटे टुकड़ों को हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु और छोटे छोटे तीन मूल कणों से बना होता है, यानी कि तीन छोटे टुकड़ों से बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। उन्हीं तीन टुकड़ों को या पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो साथियों, हम अगले वाले पेज पर हम ये समझ लेते हैं परमाणु कि कोई परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है। अभी हमने बताया परमाणु क्या है, तो आप परमाणु के बारे में बोल सकते हैं कि किसी वस्तु या पदार्थ का एक छोटा टुकड़ा है परमाणु। परमाणु क्या है साथियों? किसी वस्तु या पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसका एक कण होता है, क्या? परमाणु, यानी इसको इंग्लिश में एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? एटम। तो वही हम एटम के बारे में थोड़ा यहाँ स्टडी करने वाले हैं। एटम के बारे में समझ लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम आगे अपने इस मेन टॉपिक यानी कि विद्युत आवेश की ओर चलेंगे। ठीक, तो ये जो परमाणु आपको दिख रहा है, परमाणु में एक बीच में पार्ट होता है, उसका बीच का जो भाग होता है उसे हम न्यूक्लियस यानी कि हिंदी में नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हिंदी में नाभिक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस में क्या होता है, अभी हमने देखा था, एक चीज पीछे फिर दिखा दे कि अगर कोई परमाणु है तो परमाणु में कितने चीजें होंगे? तीन। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पूरे परमाणु में कितने चीजें होंगे? तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वही हम परमाणु का बात कर रहे हैं। ये एक परमाणु है पूरा जो दिख रहा है आपको, तो परमाणु है तो जाहिर सी बात है इसमें तीन कण रहे होंगे। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो साथियों, इसका जो परमाणु का बीच वाला भाग होता है, पार्ट होता है, उसको हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नाभिक, या इंग्लिश में इसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? न्यूक्लियस। अब इस नाभिक में दो पार्टिकल होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या होता है साथियों? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसमें जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं, रेड वाले वो हैं आपके न्यूट्रॉन, और जो ब्लू दिख रहे हैं वो हैं आपके प्रोटॉन। तो नाभिक में क्या क्या होते हैं साथियों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अब उसके बाद नाभिक के
चारों ओर ये जो आपको ब्लैक दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं हम कक्षा। कक्षा माने कि एक पथ है, इन्हीं पथ से होकर या इन्हीं पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस नाभिक के यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में यानी कि अलग अलग रूट पर क्या करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब क्यों चक्कर लगाते हैं उसका भी रीजन बता दे रहे हैं कि ये जो नाभिक होता है इन पर एक फोर्स अप्लाई करता है अट्रैक्शन का, यानी कि ये जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, वह इन इलेक्ट्रॉनों पर एक आकर्षण बल लगाता है, ठीक, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर घूमते हैं। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाएगा तो वहां पर एक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होगा और उसी अभिकेंद्रीय बल के कारण ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। तो ये था आपका परमाणु की कोई संरचना। तो हमने क्या इसमें देखा कि कोई परमाणु होगा, उसका जो बीच वाला भाग होता है उसे हम न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या क्या चीजें होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, ठीक। और नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और क्यों चक्कर लगाते हैं, क्योंकि नाभिक इन पर एक आकर्षण बल लगाता है और उस आकर्षण बल के कारण इस पर एक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। उसी अभिकेंद्रीय बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। तो साथियों हमने देखा ये परमाणु की संरचना क्या होती है, परमाणु कैसे होता है, ठीक। अब आगे हम देख रहे हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो साथियों जब हम अगर हम पहले तो ये बता दें कि कोई भी वस्तु है, जैसे ये एक पेन हुआ या एक कपड़ा हुआ या कोई भी चीज, आपका शरीर ही हुआ, तो हम भी किसी न किसी पदार्थ से बने हैं। ये पेन भी किसी न किसी पदार्थ से बना है और ये किसी अगर पदार्थ से बना है तो जाहिर सी बात है इस पदार्थ के अंदर परमाणु होगा, और परमाणु है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ये आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी रहे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे बताइए आप लोग। अगर ये वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बना है, और पदार्थ किससे बना होता है, अणु से या सीधे परमाणु से, और परमाणु किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो ये भी एक वस्तु है, तो इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो वही हम बात करने वाले हैं यहाँ कि अगर हम किन्हीं दो वस्तुओं को हम आपस में रब करते हैं यानी कि रगड़ते हैं, अगर अपने हाथ से या कपड़े से इस हम पेन को रगड़ें तो होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पेन से हमारे कपड़े में, या कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे कपड़े से इस पेन में आ जाते हैं, यानी कि ट्रांसफर हो जाते हैं। हमने क्या बोला साथियों कि अगर हम किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ेंगे तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में या दूसरे से कुछ इलेक्ट्रॉन पहले वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उन दोनों वस्तुओं में, दोनों का मतलब कौन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और जिसमें गया, उन दोनों में एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि उत्पन्न हो जाता है। प्रॉपर्टी का मतलब एक गुण, एक विशेषता, एक गुण उत्पन्न हो जाता है। उसी गुण को हम विद्युत आवेश के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कोई अगर बोले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कोई वस्तु या कोई पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये किसी वस्तु का एक गुण है। कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे में या दूसरे वस्तु से पहले में आते हैं तब। अब इलेक्ट्रॉन कब ट्रांसफर होंगे, जब इनको हम रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का। और ट्रांसफर होने के बाद इन दोनों वस्तुओं में जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया, उन दोनों में एक प्रॉपर्टी यानी कि एक गुण उत्पन्न होता है। उसी गुण को ही हम कहते हैं आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। चाहे आवेश बोलिए चाहे विद्युत आवेश बोलिए, दोनों सही हैं, ठीक। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इनको रगड़ने पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गए क्यों, ट्रांसफर क्यों हुए। तो उसके लिए भी उसका रीजन भी हम बता देते हैं साथियों। अब आपको हम एक चीज ये बता दें कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जहां आपके मन में कोई डाउट बचेगा ही नहीं। आपके मन में डाउट आने से पहले ही सभी डाउट्स को दूर कर दिया जाएगा। तो आप लोग एकदम पूरे एनर्जी के साथ यहाँ बने रहेंगे और पूरा हमारा जिम्मेदारी है, हम लोग का गारंटी है कि आपका फिजिक्स या और जितने भी इसमें सब्जेक्ट्स चलेंगे इस चैनल पर, आपको 100% उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक। तो साथियों हम देखते हैं, इसके बाद आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे ही, एक होता है अष्टक का नियम। अष्टक का नियम क्या कहता है साथियों कि कोई भी परमाणु हो, ये जो हम बनाए हैं यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ संरचनाएं, ये परमाणु हैं अलग अलग, कोई यहाँ सोडियम का है, कोई क्लोरीन का है। तो पहले हम अष्टक का नियम क्या होता है उसको बता दें। तो अष्टक का नियम ये होता है साथियों कि कोई भी परमाणु अस्थायी रहना चाहता है।
क्या होना चाहता है, अस्थाई। और कोई परमाणु अस्थाई तभी होना चाहेगा और कोई परमाणु अस्थाई तभी रहेगा या हो पाएगा जब उसके आउटर ऑर्बिट में यानी कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो साथियों, 8। हमने क्या बोला, अष्टक का एक नियम होता है केमिस्ट्री में, और अष्टक का नियम ये कहता है कि कोई भी परमाणु हमेशा अस्थाई होना चाहता है और अस्थाई तभी हो पाएगा जब उसके आउटर ऑर्बिट यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो साथियों हमने एक यहाँ स्ट्रक्चर बनाया आपको समझाने के लिए। ऊपर के ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, इसमें से पहला है सोडियम और दूसरा क्या है, क्लोरीन। पहला सोडियम का कोई एटम यानी कि परमाणु है और दूसरा क्लोरीन का कोई परमाणु है। ठीक, अगर हम बात करें सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। यानी कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या होता है, वो 11 है, यानी कि 11 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। और जो क्लोरीन है उसका परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका मतलब वो ये हुआ कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें, आप लोग पढ़े होंगे एक चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें क्या पता चलता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सोडियम का, तो उसका आता है 2, 8 और 7। क्या आता है साथियों, 2, 8 और 7। नहीं सॉरी, ये गलती हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वहां हमने लिखा भी है 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सबसे भीतर वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और भीतर के बाद वाला यानी कि अंदर से दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके और बाहर वाले कक्षा यानी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। यहाँ हमने लिखा भी है 2, 8 एंड 1, यानी कि सबसे भीतरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और उसके बाद वाले कक्षा में 8, और सबसे बाद वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। ठीक, अब इसी प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 7। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सबसे भीतरी वाले कक्षा में देखिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 लिखा भी है। फिर भीतर के बाद वाला यानी कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे, और सबसे बाद वाले यानी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे साथियों, 7 होंगे। यहाँ बना भी है, आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो अब होता क्या है कि अगर इन दोनों को हम पास लाएं या आपस में कुछ रब करें, रगड़ें या कुछ भी करें इनके साथ, तो होगा क्या कि ये दोनों अस्थाई होना चाहेंगे। अस्थाई कब होंगे, जब इनके आउटर ऑर्बिट यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए साथियों कि यहाँ जो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कक्षा में 2, 8 और ये बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो यहाँ जो 1 है यहाँ कितना होना चाहेगा, मतलब अभी तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, लेकिन अस्थाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। और यहाँ सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, और अस्थाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो क्या इनमें किया जाए या ये क्या करें कि इसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और इसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ठीक, तो उसके लिए क्या करेगा साथियों, ये क्या करेंगे, इसके लिए साथियों ये जो सोडियम का परमाणु है ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। किसको दे देगा, क्लोरीन को। अब क्लोरीन को जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्लोरीन में देखिए अभी भीतरी कक्षा में 2 और उसके बाद वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे ही, और सबसे बाहरी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन था, 7। लेकिन जब एक सोडियम ने ये बाहरी कक्षा का जो 1 इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन को दे दिया तो इसके बाहरी कक्षा में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे अब कितने हो गए, 8। अब यहाँ क्या हुआ कि इसके भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। और इसमें जब इसने बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, तो इसका बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन हट गया। तो अब इसमें तो 2 ही कक्षाएं बची, मतलब कक्षाएं तो हैं लेकिन भीतरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और बाहरी का जो सबसे बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन था वो चला गया। तो अब सबसे बाहरी इसी को तो बोला जाएगा कि सबसे बाहरी कक्षा का यही है। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 8, और उसमें भी सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। और इस प्रकार ये दोनों परमाणु सोडियम और क्लोरीन के क्या हो जाएंगे, अस्थाई हो जाएंगे। यही था अष्टक का नियम। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि क्लोरीन से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएं, इसमें मतलब सोडियम में। तो साथियों ये बताइए कि इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, और इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। अच्छा, अगर उसमें हमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को करना है
तो कितने इलेक्ट्रॉन को ये देगा, 7 को देगा। और अगर इसमें 8 करना है तो कितने के देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को देगा। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के 2 ऑप्शन हैं, 2 तरीके हैं। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले तो बाहरी कक्षा में 8 हो जाएंगे, और या तो 1 इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब ये बताइए 7 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं देना आसान है। हम कोई 7 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लें अगर, तो 7 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब यानी कि लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को देना आसान है। तो आप बोलेंगे निश्चित तौर पर कि 1 इलेक्ट्रॉन को देना आसान है। इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, क्लोरीन को, जिससे क्लोरीन में भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सोडियम में भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, जिससे ये दोनों परमाणु सोडियम और क्लोरीन के क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ ये बताया आपको कि ये इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे में जाते क्यों है, तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। और यही चीज हम पीछे बता रहे थे कि जब हम 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं, रब करते हैं, जैसे यहाँ हमने दिखाया है कि एक कोई कपड़ा है और एक कोई रॉड है, रॉड का मतलब कोई छड़ है, स्केल है, तो जब हम इन दोनों को रगड़ेंगे तो एक से यहाँ दिखाया गया है कि कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं, उस रॉड में, कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं, रॉड में, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होते हैं तो उस वस्तु में, उन दोनों वस्तु में, एक में नहीं दोनों में, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और जिसमें गया, दोनों में एक प्रॉपर्टी आ जाता है, एक गुण आ जाता है। उसी गुण को हम विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक, तो साथियों उम्मीद है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश आपको अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा। हम अब इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर रहे हैं। आप लोग अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में देखे होंगे इसके कुछ एप्लीकेशंस यानी कि कुछ उदाहरण देखे होंगे, लेकिन जानते नहीं होंगे कि ये होता क्यों है। तो आप कभी कभी क्या बचपन में करते होंगे या अभी भी करके देख सकते हैं कि अपने बालों में कंघी को रगड़ो, कंघा करो, और उसके बाद फिर उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाइए, तो आप देखेंगे कि ये जो कंघी होगा वह कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा यानी आकर्षित करेगा। ठीक, तो ये जो आपने देखा था ये क्यों हो रहा था, इसका रीजन क्या था, तो इसका रीजन यही था, क्या, इलेक्ट्रिक आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको विद्युत आवेश कहते हैं। और आप लोग देखते होंगे बरसात में क्या होता है, आकाशीय बिजली चमकती है या गिरती है। कई लोग कहते हैं कि गांव में अलग प्रचलन है या अलग बोला जाता है कि ये ब्रह्मा भगवान कोई ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं या कोई वज्र फेंकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। ये क्या होता है साथियों, इलेक्ट्रिक चार्ज का ही एक एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रिक चार्ज से वहाँ कुछ क्रियाएं होती हैं, एक्शंस होती हैं, उन्हीं के कारण ये आकाशीय बिजली चमकती है या गिरती है या जो तड़कती है। ठीक, तो अभी इसके बारे में भी अगर आप लोग चाहेंगे कि क्यों आकाशीय बिजली चमकती है, क्या होती है, तो उसको हम एक अलग से लेक्चर बना देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि ये जो आकाशीय बिजली होती है, चमकती है, ये गिरती है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज से ही रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही होता है। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा और बात करने साथियों इसमें कि जो विद्युत आवेश होता है यानी कि चार्ज होता है, क्या हमने लिखा, चार्ज, चार्ज का मतलब हुआ विद्युत आवेश। यह एक अदिश राशि है। पहले तो हम ये बता दें कि इसको हम क्यू अक्षर से डिनोट करते हैं। किस अक्षर से डिनोट करते हैं साथियों, क्यू से। क्यू अगर कहीं दिखे इस चैप्टर में तो आपको समझ जाना है क्यू का मतलब ये क्या हुआ, चार्ज यानी कि आवेश। और ये आवेश आपका एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश। अदिश राशि का मतलब जिसको बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता न पड़े। यानी अगर हम बोले कि इस पर कितना आवेश है तो आप बोलोगे 10 कुलाम, 15 कुलाम, 20 कुलाम। अभी कुलाम क्या है बता रहे हैं, आवेश को कुलाम में बताया जाता है, यानी कुलाम आवेश का मात्रक है। तो अभी उसको आगे हम देखेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए, अगर कोई बोले इस पेन पर कितना आवेश है तो या तो इस पर शून्य आवेश होगा यानी कोई आवेश ही नहीं होगा, या तो 1 कुलाम, 2 कुलाम, 10 कुलाम, 20 कुलाम यही होगा। तो कहने का मतलब चार्ज को बताने के लिए केवल हम 10 कुलाम, 20 कुलाम इतना ही बता देंगे। ये नहीं बताएंगे कि 10 कुलाम पूरब की ओर, 10 कुलाम पश्चिम की ओर। क्या इसमें दिशा बताना होता है, नहीं। तो जिसमें बताने के लिए, जिस चीज को बताने के लिए दिशा की जरूरत न पड़े उसी को हम अदिश राशि कहते हैं, इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार जो चार्ज है यानी कि विद्युत आवेश है वह एक अदिश राशि है और इसको हम क्यू अक्षर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो आगे यहाँ आपका देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है यानी कि विद्युत आवेश होता है उसके मात्रक क्या होते हैं। तो आवेश का मात्रक एक तो एसआई यूनिट होता है यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जिसको कहते हैं, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है और एक सीजीएस यूनिट होता है।
तो इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है। क्या होता है साथियों? एम्पियर सेकंड या कूलाम। ठीक, क्या होता है? एम्पियर सेकंड या कूलाम। देखिए अभी आप लोग अगले चैप्टर में, अगले क्या और आगे इसके कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एक फार्मूला आप पढ़ेंगे, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्या पढ़ेंगे? आई बराबर क्यू बाई टी, जहां आई का मतलब है करंट यानी कि धारा, और क्यू का मतलब है आवेश, और टी का मतलब है समय। ठीक, तो अगर यहां से हम क्यू का वैल्यू निकालना चाहें तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई इधर है ही, टी को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई इंटू टी बराबर में क्या बचा उधर? क्यू। तो अच्छा ये बताइए साथियों, ये दोनों जो टर्म्स हैं इक्वल हो गए, कौन? क्यू और इधर से आई टी। अच्छा अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो इसका यूनिट होगा यानी मात्रक होगा लेफ्ट साइड का, वही तो राइट का भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इक्वल है तो इधर वाले का जो यूनिट होगा यानी कि मात्रक होगा वह उसके बराबर यानी कि इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो अगर इधर से हम देखें, आई आई माने इलेक्ट्रिक करंट जिसको विद्युत धारा बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम अगले चैप्टर में, अगले क्या जो सेकंड यूनिट है अभी हमने बताया था धारा विद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें पढ़ेंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है साथियों? एम्पियर। ठीक, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई टी है। टी का मतलब होता है समय, और समय का एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है साथियों? सेकंड। इधर क्या है? बराबर में क्यू। क्यू को अगर हम वही रहने दें तो ये हम नहीं बता रहे हैं कि क्यू बराबर इतना इतना होता है। यहाँ लिखने का मतलब क्यू माने जो आवेश है उस आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड। तो वही चीज हमने यहाँ बता रखा है कि आवेश का यानी कि एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का वो क्या होता है? एम्पियर सेकंड। और इसी एम्पियर सेकंड को हम कूलाम के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो आवेश का यानी कि चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है। ठीक, इसी प्रकार इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है यानी कि जिसको विद्युत चुंबकीय मात्रक कह सकते हैं, वो क्या होता है? एब कूलाम। क्या होता है दोस्तों? एब कूलाम। और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम ईएमयू के नाम से भी जानते हैं। ईएमयू, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या साथियों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक, अब दूसरा यानी कि अगला क्या है? सीजीएस यूनिट। क्या है साथियों? सीजीएस यूनिट यानी कि सीजीएस पद्धति में इसका आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है साथियों? स्टेट कूलाम। अब यहाँ हमने नीचे ऑलरेडी लिख दिया है कि जो एक कूलाम होता है वह 3 गुणे 10 की घाते 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इस पर, अगर मान लेते हैं कि एक कूलाम आवेश है, अगर कूलाम में एक कूलाम है, मतलब आवेश को हम कूलाम में मेजर करें, एक कूलाम है, अगर उसी को हम स्टेट कूलाम में पूछें तो कितना हो जाएगा? एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घाते 9 स्टेट कूलाम। और यही एक कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम के ही भी होता है। मतलब ये एक कूलाम 3 गुणे 10 की घाते 9 स्टेट कूलाम और 1/10 एब कूलाम के बराबर होता है। ठीक, तो साथियों उम्मीद है ये भी चीजें आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। तो हम यहाँ कुछ अभी पेज पीछे मतलब कि छोड़ दिए थे, जिनको स्किप कर दिया था, तो उनको हम बता देते हैं कि इनमें क्या चीजें थे जो आपको अभी तक नहीं बताया गया था। तो यहाँ अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों आवेशों के प्रकार। क्या साथियों? आवेशों के प्रकार, कि मतलब आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि एक कांच का छड़ लिया। हमने यहाँ लिखा है कांच की छड़। ठीक, तो उन्होंने कांच की छड़ लिया और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा। और इस तरह के एक नहीं बल्कि दो दो उन्होंने छड़ लिया। एक छड़ लिया उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, रखा कहीं, फिर एक और छड़ लिया उसको भी कहीं रेशम के कपड़े से रगड़ा, उसको भी लिया, और उन दोनों को उन्होंने एक जगह कहीं ऐसे एक पतले धागे से लटका दिया। यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ? रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़। मतलब ये जो छड़ है किससे रगड़ा गया है? रेशम के कपड़े से। और ये भी क्या है जो दूसरा यहाँ लटका हुआ है, वो भी रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़। यानी कि ये दोनों के दोनों रेशम के कपड़े से रगड़े हुए कांच के छड़ हैं। ठीक, और उन्होंने जब इनको एक पास लटकाया या रखा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। यानी कि आपस में ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगा रहे थे। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया? और एक एक्सपेरिमेंट यानी कि एक और प्रयोग किया कि अब उन्होंने एबोनाइट की छड़ लिया। किसकी छड़ लिया? एबोनाइट। एबोनाइट भी एक प्रकार का पदार्थ होता है।
तो एबोनाइट का उन्होंने एक छड़ लिया और उसको उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा। किसकी खाल से? बिल्ली की खाल से। बिल्ली मतलब एक अब ये नहीं कि मरी हुई बिल्ली, मतलब कोई सजीव या कोई भी एक बिल्ली पकड़ो, उसको पकड़कर उसमें थोड़ा-सा रगड़ देते हैं, जैसे अपने सिर में रगड़ रहे हैं, किसी के शरीर पर रगड़ दे रहे हैं, ऐसे बिल्ली को कहीं पकड़े और उसके खाल पर क्या किए? एबोनाइट की छड़ को रगड़ दिए। फिर इसी तरह और एक एबोनाइट की छड़ लिए एक दूसरा, उसको भी बिल्ली की खाल से रगड़े और फिर जब उनको भी कहीं एक जगह नजदीक टांगे या रखे, एक दूसरे को लटकाएं, तो वे दोनों भी एक दूसरे को क्या करने लगे? प्रतिकर्षित करने लगे। क्या करने लगे साथियों? प्रतिकर्षित करने लगे। फिर अच्छा उनके मन में विचार आया कि पहली बार जो दो छड़ लिए थे, किसके छड़ थे? कांच के। और किससे रगड़े थे? रेशम के कपड़े से। ठीक, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपल यानी कि प्रतिकर्षित कर रहे थे। फिर उन्होंने दूसरी बार क्या किया कि एबोनाइट का छड़ लिया, दो थे, और उसको क्या किया कि बिल्ली की खाल से रगड़ा और फिर भी उन्होंने देखा कि दोनों एक दूसरे को रिपल यानी कि प्रतिकर्षित कर रहे थे। फिर उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम अब की बार एक जो रेशम से कांच का छड़ रगड़े थे उसको ले लें और एक जो बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ रगड़े थे उसको ले लें। अच्छा, उन दोनों को एक जगह हम ऐसे लटकाएं तो क्या होता है, उनको भी थोड़ा देखा जाए। तो उन्होंने जब उसको एक जगह लटका कर देखा तो उन्होंने पाया कि ये जो पहले अभी प्रतिकर्षित कर रहे थे, जब दोनों कांच के छड़ थे या दोनों एबोनाइट के छड़ थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे, लेकिन अब जब अलग हो गए, एक रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ और एक बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ जब उन्होंने पास लाया तो ये एक दूसरे को क्या करने लगे? अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करने लगे, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाने लगे। तो यहां से क्या पता चला साथियों? अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि ये जो वस्तु है और ये जो है, ये दोनों इक्वल, इनमें समान प्रॉपर्टी होगा, एक ही प्रॉपर्टी होगा या अलग अलग? तो आप ये बताएंगे कि एक ही प्रॉपर्टी होगा। क्यों? क्योंकि ये किसका छड़ है? कांच का। ये भी किसका छड़ है? कांच का ही। इस कांच के छड़ को किससे रगड़े हैं? रेशम के कपड़े से। और इधर वाले कांच के छड़ को भी किससे रगड़े हैं? रेशम के कपड़े से। जब दोनों वही वस्तु हैं और दोनों के साथ हम एकदम सेम बिहेव किए, सेम व्यवहार किए, तो दोनों में एक ही प्रॉपर्टी यानी एक ही तो गुण आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए। तो यानी कि इन दोनों में एक ही प्रॉपर्टी आया होगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ किसका छड़ है? एबोनाइट का छड़। ये भी किसका छड़ है? एबोनाइट का छड़। जब एक ही पदार्थ के दोनों बने हैं और दोनों को हमने किससे रगड़ा है? बिल्ली की खाल से। यहाँ भी बिल्ली की खाल से। एक ही पदार्थ के बने हैं और दोनों के साथ वही बिहेव किया गया, यानी कि बिल्ली की खाल से इसको भी रगड़ा गया, बिल्ली की खाल से उसको भी रगड़ा गया। तो जब एक ही पदार्थ के बने हैं और दोनों के साथ सेम बिहेव कर रहे हैं तो दोनों में एक ही प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो क्या हुआ? यहाँ पदार्थ भी अलग अलग है, कांच की छड़, लेकिन यहाँ एबोनाइट की छड़। पदार्थ अलग है कि नहीं? है। और इसको किससे रगड़े थे हम लोग? रेशम से। और उसको किससे रगड़े थे? बिल्ली की खाल से। तो यहाँ तो अलग अलग हैं। तो ऊपर वाले दोनों चित्रों में यानी कि डायग्राम्स में जो दोनों वस्तुएं हैं एक ही हैं, एक ही वस्तु और उनके साथ सेम बिहेव किया गया। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित यानी कि रिपल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पदार्थ भी अलग हैं और उनके साथ थोड़ा अलग बिहेव किया गया। अलग बिहेव का मतलब एक को रेशम से रगड़ा गया और दूसरे को बिल्ली की खाल से। जब अलग बिहेव किया गया तो आकर्षण बल लगा रहे हैं और सेम बिहेव किया गया तो प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। तो इसका मतलब उन साइंटिस्ट के मन में एक विचार आया कि ऐसा होगा, कहीं न कहीं ऐसा हो रहा होगा कि जो ये चार्ज होता है यानी कि आवेश होता है, यानी कि वस्तुओं के अंदर रगड़ने पर जो एक गुण आता है वह दो प्रकार का रहा होगा। तभी तो एक बार प्रतिकर्षित यानी कि प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं और कभी आकर्षण बल लगा रहे हैं ना, है कि नहीं? तो इसी आधार पर उन्होंने बताया कि जो आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और इन दोनों आवेशों का उन्होंने नाम दिया, एक का धन आवेश और एक का ऋण आवेश। अब धन आवेश और ऋण आवेश का जो नाम दिया गया, इनका भी रीजन है क्यों धन आवेश और ऋण आवेश नाम दिए। तो साथियों, अगर हम मान लो अपने कपड़े से इस पेन को रगड़ें तो इस पेन में मान लो 10 कूलाम आवेश आ गया, इस कपड़े में भी 10 कूलाम आवेश आ गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी आगे बताया जाएगा सब कुछ, कि अगर हम जब दो चीजों को रगड़ते हैं तो दोनों में आवेश आता है, एक में ही नहीं। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। और एक बात और है कि जितना आवेश इस पेन में आएगा रगड़ने पर उतना ही आवेश इसमें आएगा। अगर 10 कूलाम इसमें तो 10 कूलाम उसमें भी आएगा। क्यों? अगर साथियों हम एक एग्जाम्पल लें, आप किसी दुकान पर गए, आपने कुछ शॉपिंग किया, कुछ सामान खरीदा। अगर आपने मान लो 1000 का कोई सामान खरीदा तो 1000 का खरीदा तो आपका कितने रुपए खर्च हुए?
आप बोलोगे 1000, आपने 1000 का तो सामान खरीदा, तो इसका मतलब आपका 1000 रुपए खर्च हुआ। और हम बोले कि दुकानदार का जो पैसा रहा होगा पहले से वो कितना बढ़ा, तो 1000 तो बढ़ेगा। आपने जितना उसको दिया आपका उतना कम हुआ और अगले वाले का उतना बढ़ा, तो दोनों के साथ उतना ही कम ज्यादा हो रहा है। किसी का कम हो रहा है बस, किसी का ज्यादा, लेकिन हो तो रहा है उतना ही। अब ऐसा तो है नहीं कि हम दे 1000 और उसका बढ़ जाए 1 लाख, ऐसा होगा क्या? नहीं, हम 1000 देंगे तो 1000 ही बढ़ेगा, मतलब कि जितना हमारा खर्च हुआ उतना ही उसका बढ़ा। तो इसी प्रकार जब दो चीजों को रगड़ते हैं तो एक में जितना आवेश आता है दूसरे में भी उतना ही आवेश आता है। ठीक, तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि मान लो इस पर 10 गुलाम आवेश आया, इस पर भी 10 गुलाम आया आवेश आया, तो उन्होंने सोचा कि अगर इन दोनों को हम मिला दें, आपस में फिर से कंटेक्ट में लाएं, यानी कि इन दोनों को स्पर्श कराएं, तो 10 गुलाम इसका 10 गुलाम इसका कितना हो जाना चाहिए? 20 गुलाम। लेकिन ये आवेश 20 गुलाम ना होकर शून्य हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। तो उनके मन में एक विचार आया, वो लोग मैथ पहले से ही पढ़े थे, मैथ जानते ही हैं आप लोग भी, कि अगर कहीं +10 हो और -10 हो, तो हम बोले इनका जो रिजल्ट होगा, यानी कि इनका जो सम होगा कितना होगा? क्या 20 होगा? नहीं, आप बोलेंगे 0 होगा। तो इसी प्रकार दोनों पर जो 10 गुलाम आवेश आए थे, वो मिलकर 20 नहीं हुए, बल्कि कितना हो गए? 0 हो गए, 0 हो गए। तो इसका मतलब क्या निकला? तो इसी बेस पर, इसी आधार पर उन्होंने एक तर्क लगाया, एक लॉजिक लगाया कि क्यों ना हम एक का नाम धन आवेश रख दें और एक का नाम ऋण आवेश, क्योंकि धन और आवेश के जैसा ये भी तो बिहेव कर रहे हैं। जैसे यहाँ धन यानी कि +10 है और -10 है, तो मिलकर 20 नहीं हो रहे हैं, बल्कि 0 हो जा रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ भी अगर इस पर 10 आवेश था, इस पर भी 10 गुलाम आवेश था, तो दोनों मिलकर 20 नहीं हुए, बल्कि 0 हो गए। तो इसी प्रकार उन्होंने इन दोनों पर जो आवेश आए थे उनका भी नाम, एक पर धन आवेश रख दिया जो आवेश आया था, और दूसरे पर जो आवेश आया था उसका नाम ऋण आवेश रख दिया। तो तब से उन्होंने आवेशों का जो प्रकार होता है, 2 प्रकार के तो होते ही, ये तो बताया ही था, लेकिन अब 2 प्रकार में क्या-क्या नाम उनका दिया गया, एक का धन आवेश और दूसरे का ऋण आवेश। ठीक, अब धन आवेश ऋण आवेश कौन होते हैं, कैसे होते हैं, किस पर धन आवेश आएगा, किस पर ऋण आवेश आएगा, तो इसके लिए भी बता देते हैं साथियों कि अगर हम जब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में गए होंगे, या तो दूसरे से कुछ इलेक्ट्रॉन पहले में आए होंगे, यही होगा, या तो पहले से दूसरे में या दूसरे से पहले में आएंगे। ठीक, अच्छा, अगर आपके जाने दीजिए, अभी इसको बाद में कुछ चीजें हम बताने वाले थे, उसको बाद में अभी बताएंगे, पहले इसको ही समझ लेते हैं। तो यहाँ आपको हमने कुछ डायग्राम से दिखाया है कि अगर आप किसी कपड़े को किसी छड़ से, यानी कि स्केल से रगड़े, तो कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हुए आपको दिख रहे होंगे? इस छड़ में। किसमें जाते हुए दिख रहे हैं? छड़ में। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और जिसमें जाता है इलेक्ट्रॉन उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश कौन है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर जो आवेश आएगा उसको हम पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश कहेंगे, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा या आएगा आवेश, उसको हम नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी से, कमी मतलब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ही होगी, तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न होने वाले आवेश को पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश कहते हैं, और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न होने वाले आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न होने वाले आवेश को धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न होने वाले आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम इसको रगड़े पेन को कपड़े से, पेन से कुछ इलेक्ट्रॉन कपड़े में अगर गए तो पेन से इलेक्ट्रॉन निकले, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, यानी सामान्य अवस्था से, सामान्य का मतलब जितना रहे होंगे शुरू में उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसमें पेन में, तो पेन में इलेक्ट्रॉनों का कमी हुआ तो इस पर कौन सा चार्ज आया होगा? धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? जो इसमें से निकले हमारे कपड़े में, तो कपड़े में इलेक्ट्रॉन जितने रहे होंगे पहले उससे कुछ बढ़ गए कि उतने ही हैं? नहीं, बढ़े होंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो गया उसमें, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो उस पर कौन आवेश आए होंगे? कपड़े पर ऋण आवेश। ठीक, तो ये भी आपको क्लियर हुआ। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। ये मात्रक तो समझ ही गए हैं। अब हम थोड़ा बात करेंगे आवेश के गुण यानी कि आवेशों के प्रॉपर्टी। तो जिस तरह हमारे अंदर, आपके अंदर कुछ खासियत यानी कि कुछ खास बातें, कुछ विशेषताएं, कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उसी प्रकार आवेशों में भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ गुण होते हैं। तो आवेश का जो सबसे पहला गुण है अट्रैक्शन और रिपल्सन का, ये क्या होता है कि अगर कहीं
अलाइक चार्जेज रहे। अलाइक का मतलब होता है समान आवेश। समान का मतलब ये नहीं कि दोनों बराबर हो, एक 10 कूलम तो दूसरा भी 10 कूलम। अलाइक यानी समान आवेश का मतलब हुआ उनका प्रकृति समान हो। प्रकृति का मतलब अगर एक धन आवेश हो तो दूसरा भी धन आवेश, अगर एक ऋण आवेश हो तो दूसरा भी ऋण आवेश। अगर कहीं समान प्रकृति वाले दो आवेश होंगे तो वे दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। हमने क्या बोला कि अगर कहीं समान प्रकृति वाले दो आवेश रहेंगे, समान प्रकृति का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या तो दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तो वे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इस चित्र में इस दिख रहा होगा, ठीक। अगर वहीं अपोजिट नेचर के यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश रहे, यानी कि एक धन आवेश रहे तो दूसरा ऋण आवेश रहे, तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक। यहाँ आपको नीचे वाले चित्र में दिख रहा होगा, ठीक। लगभग समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि अगर समान प्रकृति वाले, समान प्रकृति का मतलब अगर दोनों धन हो या तो दोनों ऋण हो, अगर ऐसे आवेश कहीं रखे जाएं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, यानी एक दूसरे को धक्का देंगे, धकेलेंगे दूर की ओर। और वहीं अगर विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश हों, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, तो वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे, ठीक। तो साथियों, आज का ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको हम बता देना चाहेंगे कि अभी 1-2 वीडियो या 2-4 वीडियो आपके रिकॉर्डेड रहेंगे। उसके बाद हम जल्द ही प्रयास कर रहे हैं कि ये वीडियो आपके सीधा लाइव किए जाएं, यानी कि जिससे आप डायरेक्टली देख पाएं और कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो जिससे आप डायरेक्ट लाइव में ही पूछ पाएं, क्योंकि रिकॉर्डेड में आप पूछेंगे तो आपका उस समय तुरंत आंसर तो नहीं मिल पाएगा, उसमें आपका रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप लाइव क्लास लेते हैं, अटेंड करते हैं, तो लाइव में यही बेनिफिट होता है कि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसी समय क्या करते हैं, अपने डाउट को दूर कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब के लिए जय हिंद।